अच्छा, लाइट चैप्टर में स्टार्टिंग में जैसे हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरीज डिस्कस की थी। तो लाइट को जब हम डिफाइन करेंगे तो लाइट के बारे में ये होगा कि ये ट्रांसवर्स होगी। और ट्रांसवर्स वेव के अलावा जो इसकी स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट होगी। और दूसरा, लाइट के बारे में जिस तरह आपको पता है कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइट को कोई मीडियम रिक्वायर्ड हो। ठीक है, मतलब अगर बिल्कुल स्पेस हो, स्पेस में जैसे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट वहाँ भी ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसे कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट ये ट्रैवल कर सकती है। और उसके अलावा जिस तरह अभी हमने बात की कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, तो वो बाकी सारी चीज़ें नो मीडियम रिक्वायर्ड में सेम एज इट इज़ उसी तरह से आ जाएंगी। बाकी इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन का है। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन देखा था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो वेव रिफ्लेक्ट कर रही है तो हर टाइप की वेव रिफ्लेक्ट कर सकती है, क्योंकि लाइट भी जो है वो टाइप ऑफ वेव है। तो इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा इजीली। अच्छा, रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो जब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो इसमें जिस तरह से हमने लिखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात ये, अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली ये दो पॉस्टुलेट्स हैं या दो पॉइंट्स आप कह लो, जो कि रिफ्लेक्शन में हम लिखते हैं लाजमी। वैसे वो पूछते नहीं है, लेकिन अगर इन केस आपसे पूछ भी लें तो यही दो चीज़ें इसके बारे में हमें बस पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन में, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। एक तो ये एंगल वाली बात है जो कि जर्नली हमें पता होती है। और दूसरी बात ये कि जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्शन की, उसमें एक रे होगी नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। ये सारी रेज जो हैं एक प्लेन पर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हम ड्रॉ करते हैं तो एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे। तो अगर आप एक्स वाई एक्सिस यूज कर रहे हो तो हम उसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, जब हम दो दो एक्सिस यूज कर रहे हो। तो ये हमारे पास इसके दो पॉस्टुलेट्स होते हैं। अगर इन केस वो आपसे पूछते हैं तो वो दो पॉस्टुलेट्स आपने ये लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लाइट ने किसी भी एक एंगल पर आकर स्ट्राइक किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम एंगल आप कंसिडर कर सकते हो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट आकर स्ट्राइक कर रही है सरफेस को। और
सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री पर बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल लाइन बनती है, और इस नॉर्मल लाइन की हेल्प से जो है वो आप एंगल मेजर करते हो। तो ये इसका एंगल हो जाएगा इंसिडेंस एंगल। ठीक है। और अब जिस एंगल से इसने स्ट्राइक किया है सरफेस को, इसी एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे ड्रॉ कर रहे हो जब प्रॉपर एंगल के साथ, तो अगर आपने 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है, तो 30 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों एंगल्स आपके पास बिल्कुल सेम रहे। और जो प्लेन की बात है, तो प्लेन का मतलब जैसे अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की है, तो ये एक्स और वाई इन दो एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसका प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो जितनी भी हमने रेज ड्रॉ की हैं वो सारी इन दोनों एक्स या वाई एक्सिस पर है, यानी एक्स वाई प्लेन पर है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट लिखा है उसका मतलब ये बनता है। ये वाली रे आपके पास रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंस, और ये नॉर्मल। अच्छा, रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली वो तो बहुत सिंपल था। ठीक है, दो पॉइंट्स थे और उसमें इतना कुछ डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं थी, डायग्राम भी उसकी आसान है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के अगर हम एप्लीकेशंस देखें, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक हमारे पास एप्लीकेशन होती है मिरर की। ठीक है, क्योंकि मिरर में भी रिफ्लेक्शन होती है। तो सबसे पहले मिरर की एग्जांपल को देखते हैं। रिफ्लेक्शन इन मिरर। अब क्योंकि मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है, तो मिरर के बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिफ्लेक्शन तो वहां पर होगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें और क्या चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें हमें जो एक और चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि जो इमेज इसमें बनती है, तो इमेज को हम कैसे मार्क करेंगे, और उसके लिए जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या क्या हमें पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिरर है और मिरर की लेफ्ट साइड पर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट साइड पर जहाँ लाइंस मार्क की हैं ये पॉलिश्ड है, क्योंकि मिरर की एक साइड यूज़ करते हैं हम, एक साइड उसकी बिल्कुल पॉलिश्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल एक साइड जो हम यूज़ कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, वहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हमने एक पॉइंट पर रखा, और लेट सपोज वहाँ से एक लाइट रे इस एंगल पर आकर हिट कर रही है, और एक लाइट रे इस एंगल पर आकर हिट कर रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही थी वो दो हमने ड्रॉ की हैं। वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन रेफरेंस के लिए हमने दो कंसिडर की हैं। और यहाँ पर भी आप नॉर्मल मार्क कर सकते हो, जैसे ये एक नॉर्मल लाइन हो जाएगी,
ग्रीन के लिए, येलो के लिए नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपको रिफ्लेक्शन बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपने रिफ्लेक्टेड बनानी है। ठीक है, और इसी तरह से ये आ जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों में प्रॉब्लम ये आएगा कि येलो लाइट आकर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ग्रीन लाइट से आई वो भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब इनका प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पर मीट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब जब आकर उन्होंने हिट किया ना, उस वक्त उनका कोई इंटरसेक्शन था, और जब वो रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इस चीज का मतलब ये है कि जब इंटरसेक्शन नहीं होता या इंटरसेक्शन जब होगा, तो इससे हमें क्या करना है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये कि एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रियल इमेज का। अच्छा, रियल इमेज का मतलब ये होगा, अब प्रैक्टिकली जैसे हम इमेज को देखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम उसकी रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर हमें ऑन पेपर जो मार्किंग होगी उसके अकॉर्डिंगली जज करना होगा कि रियल है या वर्चुअल। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल इमेज कैसे पता चलेगी, वो आपको तब पता चलेगी व्हेन लाइट रेस मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट किसी भी पॉइंट पर मीट करेंगी तो वो रियल इमेज होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये, व्हेन एन इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अच्छा, सेकंड पॉइंट का मतलब ये हुआ, जैसे आप प्रोजेक्टर की एग्जांपल ले लो। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि आपको पता है कि सामने जो आपके पास वॉल है या जो भी स्क्रीन है वहां पर पिक्चर आएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टर ऑन होता है, पिक्चर वहीं आती है। तो इसी तरह से जब आप अ, देख रहे हो कि इस पॉइंट पर इमेज बननी चाहिए और इमेज उसी पॉइंट पर बन रही है तो वो रियल है। ठीक है, मतलब जहां पर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि जहां इमेज बन रही है हम उसे स्क्रीन कंसिडर करते हैं। तो अगर वहीं पर आपके पास इमेज बनती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो आप उसे रियल कंसिडर करोगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्टर ऑन किया और लेट्स सपोज आपके पास जहां पर सामने स्क्रीन थी वहां पर आप देख रहे थे, लेकिन वहां पर आपको कोई इमेज नजर नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपने नहीं करना है इसे, वरना खुद कंफ्यूजन हो जाएगी कि वर्चुअल और रियल को कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारे पास सिर्फ दो रूल्स हैं। पहला रूल ये कि या तो लाइट रेज मीट हो रही हो, ठीक है, अगर डायग्राम है तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि लाइट रेज मीट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, वरना दूसरी बात ये कि हम ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लाइट आ रही है। ठीक है, तो रियल इमेज है। अगर हमें स्क्रीन पर लाइट नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल होगी। ठीक है, तो रियल इमेज हम तब कहेंगे जब हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज आप उसे वर्चुअल कहोगे। मोस्टली वर्चुअल के लिए वो पूछते हैं डेफिनेशन भी, और पास पेपर्स में आपको काफी जगह वर्चुअल के बारे में मिलेगा। और 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बारे में ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल वो नहीं पूछेंगे। व्हेन लाइट रेस
नॉट मीट एट अ पॉइंट। और वर्चुअल की अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मिल गई मिरर की। अभी मिरर पर वापस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्चुअल का कॉन्सेप्ट होता कैसे है। व्हेन इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल को अगर हम अप्लाई करके देखें तो अभी जो मिरर की एग्जांपल है इसमें बिल्कुल आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। अभी आपको पता भी चल जाएगा कैसे। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने रिफ्लेक्शन को देखा। ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, येलो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, ये दो लाइट रेज थी। अब हम ये देख रहे थे कि जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, जैसे ऑब्जेक्ट एक जगह था, अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट एक जगह से निकली है, एक पॉइंट से हमें नजर आ रही है कि ऑब्जेक्ट से ये एक जगह से स्टार्ट हुई थी। लेकिन हुआ ये रिफ्लेक्शन के बाद ये तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गई। ठीक है। और आगे आप जितना भी इसे एक्सटेंड कर लो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि ये लाइट रेस तो एक पॉइंट पे आएंगी ही नहीं। तो इसका मतलब है ये रियल इमेज तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक पॉइंट पे मिल ही नहीं रही है। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस केस में रियल लिखना है, किस केस में वर्चुअल लिखना है। जहां पर वो एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी तो आपको पता चल जाएगा डायग्राम से। जहां नहीं कर रही होंगी वहां भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप रियल और वर्चुअल इजीली जज कर सकते हो उसमें से। ठीक है। अच्छा, मिरर में तो हमें इमेज दिखती है। अब हम कहेंगे कि मिरर में हमें इमेज तो दिखती है, तो उसको हम रियल क्यों नहीं कह रहे। ठीक है। अब रियल इस वजह से नहीं कह रहे क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट रेज मीट नहीं कर रही, तो वो रियल इमेज नहीं है, उसे हम वर्चुअल कंसिडर करते हैं। ठीक है। और वर्चुअल कैसे बनाएंगे? वर्चुअल इस तरह से बनाते हैं कि ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई थी इन्हें आप बैक साइड पे एक्सटेंड कर देते हो। ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन रे डायग्राम में, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि ये वर्चुअल अगर बन रही है तो हम इसको कैसे प्रूफ करें, तो ये हम ऐसे प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये आप इन्हें एक्सटेंड करके बैक साइड पर, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर इसकी इमेज हो जाएगी। अच्छा, अब इससे आपको एक चीज और समझ आ जाएगी। मिरर के सामने जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो बिल्कुल सामने नजर आता है उसके। ठीक है। जैसे अगर हम मिरर में देखें खुद को तो हमें बिल्कुल सामने अपनी इमेज नजर आती है। तो ये जो अभी इमेज बनी है ये देखो, ये भी बिल्कुल सामने बनी है हमारे। ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती तो इमेज कहीं यहाँ पर होती। ठीक है। इसका मतलब है मिरर में जब हम देखते तो हमें मिरर में इमेज कुछ यहाँ नीचे नजर आती। ठीक है। और वो भी अपसाइड डाउन नजर आती। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, येलो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, तो दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। लेकिन ऐसा नहीं होता मिरर में। मिरर में हमें इमेज तो सीधी नजर आती है, हाँ, लेकिन राइट साइड लेफ्ट पर होती है, लेफ्ट साइड राइट पर होती है, ये फर्क होता है लाजमी। तो यहाँ पर भी इमेज आपके पास जो अभी आ रही है वो बिल्कुल सामने आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आपसे पूछेंगे नेचर ऑफ इमेज, और ये हम बात कर रहे हैं भी मिरर की। ठीक है। नेचर पूछें, प्रॉपर्टी पूछें, एक ही बात है। उसमें आप ये लिखोगे, पहली बात तो ये कि ये वर्चुअल है। ठीक है। रीजन आपको पता है क्यों वर्चुअल कह रहे हैं हम इसे। क्योंकि जहां पर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे लाइट रे वहां पर तो आई नहीं। ठीक है। वहां पे मीट कर ही नहीं हो, तो इस वजह से ये वर्चुअल है। दूसरी बात ये कि अब नॉर्मली मिरर तो हर किसी ने देखा ही होता है, तो उसमें हमें ये चीज पता है कि इमेज अपराइट होती है।
और उसके अलावा, अच्छा, जो राइट साइड आपको लेफ्ट पे नजर आती है और लेफ्ट साइड राइट पे, जब हम राइट हैंड मूव करते हैं तो मिरर में लेफ्ट नजर आते हैं मूव करते हुए, इस चीज को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड के लिए मैं यहाँ डायग्राम एक बना देता हूँ। जैसे अगर एफ लेटर है, तो जब हम मिरर में देखेंगे तो वो हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि इसका मतलब क्या था। लेटरली इन्वर्टेड के अलावा, हाँ, सेम साइज, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज आपको नजर आ रही होगी। वो खुद से छोटी बड़ी नहीं करेगा। जैसे हम दूर खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, हम भी किसी को देखते हैं वो हमें स्मॉल नज़र आता है साइज में, तो मिरर भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा। जब करीब होगा तो वो ओरिजिनल साइज दिखाएगा उसका। ठीक है। और एक और बात ये कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो अभी तो खैर मैंने विदाउट मार्किंग की है, मतलब मैंने रैंडम ड्रॉ की है। वरना जब आप बिल्कुल प्रॉपर एंगल्स के साथ मार्किंग करके ड्रॉ करोगे, अगर कहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट से मिरर का, ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा मिरर से इमेज तक। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपके पास बिल्कुल सेम आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया अभी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेचर ऑफ इमेज हो जाएगी इसकी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई मिरर की, और मिरर का टॉपिक बहुत लिमिटेड है, मतलब इसमें कोई वेरिएशंस नहीं मिलेंगी आपको देखने को। ठीक है, जितना अभी हमने डिस्कस किया बस ऐसे ही चीजें इसमें पूछी जाएंगी। हाँ, बस ये कि आपको रे डायग्राम कभी बनाने को पड़ी खुद से, तो उसमें बस आपने इसी चीज का ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक जैसा बनना चाहिए, ये चेंज नहीं होता। और इसमें कोई और ऐसी चीज नहीं है जो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यूज करनी हो। ठीक है, तो ये हो गया मिरर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मिरर के अलावा जिसमें सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन का। ये रिफ्लेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट की रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन हमने जैसे पहले भी देखा था रिपल टैंक में कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्पीड, वेवलेंथ, ये क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन स्पीड when light travels हेलो सर। from one medium to another।
अच्छा, रिफ्लेक्शन और मिरर के बाद जो सेकंड आपके पास टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन का है। ठीक है। रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत लिमिटेड है। उसमें इतनी ज़्यादा कोई वेरिएशंस नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें सिर्फ मिरर की एग्जांपल यूज़ की हमने। तो मिरर की एग्जांपल सिर्फ एक ही है, तो वही एग्जांपल कोट होगी क्वेश्चन में, अगर कहीं रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल हमारे पास फिलहाल सिलेबस में नहीं है। ठीक है। रिफ्रैक्शन की अगर बात करें, तो रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जैसे हमने रिपल टैंक में डिस्कस किया था डीप और शैलो वाटर को, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था डीप और शैलो वाटर का, कि जब एक मीडियम आपके पास डीप है एक शैलो है, तो चेंज ऑफ मीडियम होने की वजह से आपके पास स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आ जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो सेम चीज यहाँ पर लाइट के साथ भी होगी। जब लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने का मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या किस तरह का चेंज आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम एक ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसमें लाइट में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं होता तो डायग्राम की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए सही से। तो फॉर एग्जाम्पल पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लास्टिक या ग्लास या वाटर, कोई भी मीडियम आप ले लो। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्लास मीडियम है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि ग्लास की टॉप साइड पर एयर है। मतलब जैसे आपने ग्लास को टेबल पर रखा, तो जहां तक ग्लास है तो वो डेंस मीडियम है, ग्लास की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ओपन एयर है, ग्लास की इस साइड पर भी ओपन एयर है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्लास की दोनों साइड्स पे रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मींस लेस डेंस मीडियम, और ग्लास खुद जो है वो एक डेंस मीडियम है। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये होती है, और ये वाली जो फर्स्ट रे हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके पास जो है वो एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, चाहे वो एक दो मार्क का हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन फिर हम देखते हैं फिर हमें याद नहीं आता कि इसका आंसर कैसे होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि वो यहाँ पर डिस्कस किया होता है हमने। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लाइट ट्रे को ऑन किया, और लाइट ट्रे बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर रखी सरफेस के। ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रही है सरफेस के साथ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बारे में अभी पता चला। पहली बात तो ये कि ये लाइट रे बिल्कुल थी नॉर्मल के ऊपर। ठीक है। जहाँ पर नॉर्मल था वहीं पर लाइट रे थी। मतलब नॉर्मल 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो आपकी जो लाइट रे है ये भी 90 डिग्री पर जा रही थी। तो दोनों जब 90 डिग्रीज पर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे चली जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। और इसमें एक और चीज का आपने ख्याल रखना होगा, वो ये होगा कि लाइट जो होगी वो मोनोक्रोमैटिक होगी। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं वो वाइट लाइट नहीं है, वो कोई भी एक कलर की लाइट आपने यूज करनी है। ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स, जैसे रेनबो कलर होते हैं ना। तो व्हाइट लाइट को अगर आप किसी के थ्रू पास करवाते हो तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो 7 कलर्स में क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी रीडिंग को ऑब्जर्व करना। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मोनोक्रोमैटिक की भी डेफिनेशन पेपर्स में आ चुकी है। तो मोनोक्रोमैटिक में आप सिंपल ये लिखते हो, लाइट ऑफ
सिंगल कलर। अगर कलर नहीं लिख रहे तो आप वेवलेंथ लिख सकते हो, या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो नॉर्मली जो हम वाइट लाइट यूज करते हैं, तो वाइट लाइट इसलिए यूज नहीं करते एक्सपेरिमेंट में क्योंकि उसमें 7 कलर्स होते हैं टोटल। तो वाइट लाइट जब पास होती है मीडियम के थ्रू, तो फिर वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होकर आपको नजर आती है, रेनबो कलर नजर आता है आपको। तो इसलिए हमने यहाँ पर वाइट लाइट तो यूज करनी नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर याद रखनी है आपको। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी हमने सबसे पहली डायग्राम ड्रॉ की है, इसके बारे में आपने ये याद रखना है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स एट 90 डिग्री, या एट राइट एंगल भी लिख सकते हैं हम, टू द सरफेस और थ्रू द नॉर्मल एट पास थ्रू मीडियम। इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, इन शॉर्ट ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास सिनेरियो हो गया इसमें मोनोक्रोमैटिक और 90 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बातें जो है वो आपके पास डायग्राम में ड्रॉ करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में कभी कभार ये होता है कि वो ड्रॉ करके पूछ लेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, कि लाइट बेंड क्यों नहीं हुई। जबकि अभी हमने बात की थी कि मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड हो जाती है, लेकिन यहाँ जब मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो रीजन आपको पता चल गया। तो इसका मतलब है कि हमें एंगल को चेंज करना पड़ेगा, तो हम एंगल को करते हैं चेंज। तो एंगल को जब हमने चेंज किया, तो ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आ गई नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि अब हमारा एंगल जो है वो चेंज हो गया, अब ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो भी हो, जब वो लाइट अंदर जाकर बेंड होगी तो उसका एंगल पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंगल आपको पहले से शॉर्ट मिलेगा, ये रहा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, आप रिफ्रैक्शन देखो। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो डेंस मीडियम में एंगल जो है वो ऑटोमेटिक इसका कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ भी नॉर्मल बनाकर देखते हैं कि जब लाइट वापस बाहर आएगी तो फिर किस तरह का चेंज होगा। ठीक है, तो लाइट जब वापस बाहर आएगी तो उसका एंगल फिर से पहले से इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है,
तो हमें ये पता चला फिलहाल इस डायग्राम से कि ये वाली जो लाइट थी ये थी इंसिडेंट रे, और ये थी रिफ्रैक्टेड, और इसे हम अभी कह रहे हैं इमर्जेंट। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये कंप्लीट डायग्राम हो गई। ठीक है, अब हम इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एयर से जब ग्लास में गए पहला पार्ट, और फिर जब ग्लास से एयर में जाएंगे वो दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अब इन दो चीज़ों में होगा ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही थी तो तब चेंज कैसा था। तो फॉर एग्जांपल, पहली सिचुएशन, फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। ठीक है, तो जब हम रेयर से डेंस में जा रहे थे तो हमने एक चीज ये ऑब्जर्व की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर था। ठीक है, और रिफ्रैक्शन एंगल छोटा था इंसिडेंस की कंपैरिजन में। तो पहली बात तो हमने ये ऑब्जर्व की कि एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जब लाइट रेयर से डेंस में गई तो एंगल डिक्रीज हुआ, पहली बात। और एंगल डिक्रीज होने से आपको दो तीन चीजें और पता चल जाएंगी कि यहाँ पर आपने याद रखना है कि वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीजेस। नंबर थ्री, स्पीड डिक्रीजेस। और एक और चीज हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो लाइट रे थी, मतलब जब वो ग्लास में आई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, मतलब नॉर्मल लेफ्ट पर है ना उसके, तो वो नॉर्मल की तरफ आ गई, तभी उसका एंगल डिक्रीज हो गया। अगर वो नॉर्मल से दूर जाएगी तो उसका एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप एक और बात लिख सकते हो, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया रेयर से डेंस वाला। अब इसका ऑपोजिट केस देखते हैं कि जब लाइट वापस से बाहर आई थी रेयर मीडियम में, ठीक है, डेंस में पूरा पास होने के बाद जब वो वापस आई रेयर मीडियम में, तो फिर उसमें चेंज किस तरह का आया। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट होगा। डायग्राम में भी हमने देखा है कि इसका ऑपोजिट ही है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं। फ्रॉम डेंस टू रेयर। तो डेंस टू रेयर में हमने ये देखा कि येलो लाइन जो थी सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल ये बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कंसिडर करते हो, तो ये वाला एंगल और बाहर इमर्जेंट एंगल अगर आप देखो तो इमर्जेंट एंगल बड़ा है इंसिडेंट से। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे पहली बात कि एंगल इंक्रीजेस, नंबर टू वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो एंगल से आप याद रखो कि जहाँ एंगल बढ़ रहा है तो वहां पे बाकी क्वांटिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, आसान रहेगा। इंक्रीजेस। नंबर फोर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इन दो इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए दो फॉर्मूला और भी हैं जो आप कैलकुलेशन में यूज करोगे। तो बेसिकली फॉर्मूला का पैटर्न एक जैसा ही है, बस उसमें ये आपको याद रखना होगा कि जो एंगल सबसे ग्रेटर होगा उसे न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, जो एंगल सबसे ग्रेटर होगा उसे टॉप पर रखना है, जो एंगल छोटा होगा उसे डिनोमिनेटर में रखना है। भाई ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अभी रेयर टू डेंस में जब हम गए तो इसका एंगल डिक्रीज हो रहा था, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा था। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, और डेंस टू रेयर में क्या हुआ था कि रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ा था, एंगल इंक्रीज हुआ बाद में, यानी इसमें आर को रखना है ऊपर क्योंकि एंगल इसका इंक्रीज हुआ, और इंसिडेंट का एंगल हो जाएगा शॉर्ट। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये जो एन लिखा है ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे आप इंडेक्स वैल्यूज यूज करते हो, मतलब फिक्स वैल्यूज होती हैं। अब जैसे आप ग्लास यूज कर रहे हो, प्लास्टिक यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो, तो इन सब मीडियम्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब कुछ ना कुछ रेट होगा, कुछ ना कुछ रेशियो होगा कि जिस वैल्यू पर वो लाइट को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास सबसे ज्यादा बेंड कर सकता है, वाटर उससे कम करेगा, प्लास्टिक भी उससे कम करेगा। तो उनकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम ये लिखते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको मिल गया कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि अब आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं इससे, ताकि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का आइडिया हो जाए।
कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आ चुके हैं और किस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये डिटेल चैप्टर है, इसमें अगर पूरे टॉपिक्स एक साथ करेंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा जमा हो जाएंगी एक साथ प्रैक्टिस करने वाली। तो फिर पुरानी चीज़ें हम थोड़ा सा उसमें भूल चुके होंगे तब तक कि वो किस तरह से हमने पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन एक, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से आया है, मतलब जो हमने पहला चैप्टर इससे पहले कवर किया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ये उसमें से क्वेश्चन है। तो एक ये भी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें लाइट चैप्टर में स्पेशली आपको रूलर, पेंसिल, प्रोटेक्टर, कंपास, इनकी नीड पड़ती है डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो अच्छी बात है, वरना ये है कि फ्री हैंड भी ड्रॉ हो जाती है लेकिन फिर वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो अगर आप ये सारी स्टेशनरी साथ रख लो तो उसमें डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके पास स्केल डायग्राम है। इसका मतलब है इसमें से आप मेजरमेंट्स ले सकते हो रूलर से। स्केल डायग्राम का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये आपको वेव फ्रंट्स दिखाएं रेड लाइट के। ठीक है। अब ये वाली आपको याद हो गया, ये वाला टॉपिक हमने किया था डायफ्रैक्शन में। डायफ्रैक्शन में अगर आप जाओ, ये रहा डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन उन्होंने आपको यहाँ पर दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा है कि इन्होंने तीन वेव्स आपको बनाकर दी, उसका वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर दिया आपने, जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जो भी वेव्स होंगी वो तीन ड्रॉ करके दिखानी कि वो कैसी होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमने डायग्राम ऐसे बनानी है कि सबसे पहले इसका वेवलेंथ नोट कर लेते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी स्क्रीन पर मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी इस मैक्सिमम जूम लेवल पर अगर मैं वेवलेंथ को रूलर से मेजर करूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है 1.25 है। ठीक है, तो 1.25 का मतलब ये हुआ कि ये जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू आ रही है 1.25। ठीक है, जब आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट मिलेगा इसका तो वो वैल्यू ये नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो स्क्रीन पर आपको पता है हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, तो वैल्यूज चेंज होंगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रूलर यूज करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूलर ताकि बाद में आपको याद रहे ये वाली रीडिंग रूलर से आई थी। ठीक है। इसी तरह से ये जो गैप है इसको भी आप रूलर की हेल्प से मेजर कर लो कि कितना आ रहा है। तो ये भी एग्जैक्टली आपको उतना ही मिल रहा है, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेसिकली अब हुआ ये कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब गैप आपके पास इक्वल हो या लेस हो वेवलेंथ से तो हमें कर्व वेव बनानी होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी सिचुएशन इक्वल वाली है कि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल आ रही हैं। तो जब दोनों इक्वल आ रही है ऑलमोस्ट तो हमें कर्व वेव फ्रंट्स बनाने हैं। ठीक है। अब जैसे आपने ये वेव बनाई, ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ पता है क्या याद रखनी है आपने, वो ये याद रखनी है कि जैसे आपके पास वेवलेंथ थी 1.25, तो आपने क्या करना है, आपने एक बनाया कर्व। ठीक है, आप रूलर से 1.25 मार्क करो। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1.25 मार्क करो रूलर से। ठीक है, कंपास को आप बिल्कुल सेंटर में रख के फिर आप आराम से कर्व बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से फिर आप एक बार और 1.25 मार्क करो, यहाँ भी 1.25 मार्क करो, तो कर्व आपके पास एक और बन जाएगा। कंपास से आप ड्रॉ करोगे तो ये होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैंने फ्री हैंड बनाई है ना, तो वो थोड़ा सा इरेगुलर सी होती हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। पर आपको कैसे पता चला कि 1.25 है इसका डिफरेंस? रूलर से मेजर किया है, इसमें हमने ये चीज लिखी थी कि यहाँ पर वेवलेंथ सेम रहेगा, मतलब बैरियर से पहले बैरियर के बाद वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो रूलर से जब मेजर किया तो पहले 1.25 था, तो बाद में भी 1.25 होगा।
ठीक है, सिर्फ रिफ्रैक्शन में चेंज होता है, डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम में वो आपको 3 मार्क्स दे रहे हैं, तो वो सिर्फ 3 कर्व ड्रॉ करने के नहीं देंगे, क्योंकि जब आपको पता चल गया कर्व है तो जाहिर सी बात है 3 हो 4 हो 5 हो आप कर्व बनाओगे। उसके अलावा भी वो आपको दूसरी चीजों के मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक पार्ट तो हो गया, और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। बी पार्ट में इट शोज द सेम बैरियर एंड गैप, अ वेव ऑफ ब्लू लाइट अप्रोचेस दिस बैरियर। अच्छा फिलहाल तो अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अभी जर्नली बता देता हूँ कि अब ये जो ब्लू लाइट और रेड लाइट में इसमें डिफरेंस कैसे पता चलता है। अब जैसे पहले वाले पार्ट में उन्होंने लिखा था रेड लाइट, दूसरे वाले में लिख दिया उन्होंने ब्लू लाइट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ब्लू लाइट की जो लाइट रेज है वो खुद बनानी है, फिर बैरियर के बाद जो भी होगा वो भी खुद बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने सिर्फ आपको बैरियर दिया है, वेव्स दोनों तरफ आपने खुद से बनानी है। ठीक है, बिफोर आफ्टर दोनों आपने बनानी है। अच्छा इसमें आपने करना क्या होता है, बेसिकली रेड और ब्लू कलर में फर्क क्या था, उन्होंने कलर हमें दिए क्यों है, तो कलर देने का रीजन है, आपको रेनबो का सीक्वेंस याद है, रेनबो का हम सीक्वेंस लिखते हैं ये इस तरह से। ये होता है रेनबो कलर का सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो तो इसमें आप ये इजीली देख सकते हो कि ब्लू कलर कहाँ पर है और रेड कलर कहाँ पर है। ठीक है, दोनों में काफी गैप है। अच्छा रेड कलर की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो वेवलेंथ होगी वो हाईएस्ट होगी इन सब कलर्स में से, और जो वायलेट कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है इन सब कलर्स में से। तो अब आप ब्लू को देखो तो ब्लू कलर वायलेट के करीब है, इसका मतलब है कि इसकी वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होगी। तो उन्होंने ब्लू कलर इसलिए दिया है ताकि आपके पास ये आपको पता चल सके कि जो पहले वेवलेंथ थी वो 1.25 थी। अब आपने क्या करना है कि वेवलेंथ को 1.25 से कम बनाना है। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, आप जितनी वैल्यू भी कम कर लो, इसलिए उन्होंने दोनों आप पे छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी से बनाओ। और क्योंकि हमें यहाँ पे कलर का डिफरेंस पता चल रहा है कि इनमें 1 2 3 बीच में 3 कलर्स और आ रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत क्लोज क्लोज हैं, तो इनमें डिफरेंस अच्छा खासा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इनकी वैल्यू में डिफरेंस कर सकते हो। तो 1.25 का मतलब ये हुआ कि अब पहले 1.25 था, हम इसे कम करके 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम इसे कम करके 1 कर देते हैं। आप 0.9 भी कर सकते हो, 1.1 भी कर सकते हो, लेकिन 1.25 से कम होना चाहिए। जैसे आपने ये ड्रॉ किया, और इसके बाद 1 के डिफरेंस से एक और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा दूसरा, और यहाँ हो जाएगा तीसरा। और इसके बीच में आ रहा है गैप। ठीक है, ये गैप, अच्छा गैप उन्होंने कहा है वो उतना ही है, गैप की वैल्यू अभी भी सेम 1.25 है। तो जाहिर सी बात है जब आप ब्लू लाइट यूज करोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और 1.25 से कम होने का मतलब कि अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब गैप जो है वो ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब है वेव ऑफ इस तरह से थोड़ी सी कर्व होंगी। ठीक है, और सेंटर से स्ट्रेट जाएंगी इस तरह से। और दोबारा से आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वाला गैप 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि वेवलेंथ सेम आप शो करवा सको। ठीक है,
और ये आपके पास इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया डायफ्रैक्शन से रिलेटेड, और ये वाला जो डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये काफी बार आपको रिपीटेड मिलेगा एग्जाम क्वेश्चन में, क्योंकि डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नया है, और इस वजह से आपके पास जो है वो डायफ्रैक्शन के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा न्यू है, और इस वजह से इसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलती है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो लाइट में भी आ सकता है, लेकिन लाइट में डायफ्रैक्शन नहीं है हमारे पास सिलेबस में, तो इस वजह से जनरल प्रॉपर्टीज में डायफ्रैक्शन के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस देखो अगर, तो रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें एक रोड जंक्शन है, एक मूविंग कार है, और एक स्टेशनरी ट्रक है, और रोड की साइड में जो है वो हाई वॉल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रक की दोनों साइड पे हाई वॉल्स हैं, और उसकी एक साइड पर जो है वो कार है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजिशन एक्स, द कार मूव्स अराउंड द कॉर्नर, ऑन फिगर 5.1 लेबल अ पॉइंट वाई ऑन द रोड वेयर द ट्रक ड्राइवर फर्स्ट सीज द कार। तो रोड पर हमने पॉइंट वाई को मार्क करना है, जहां पर कार जो है वो पहली बार ट्रक ड्राइवर को नजर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आसान है, कार बेसिकली मूव कर रही है इस कॉर्नर के अराउंड। तो जब वो कॉर्नर से मूव करके, मतलब अगर हम ड्राइवर की आई साइड के अकॉर्डिंगली देखें, तो वो वॉल के मैक्सिमम जो वहां से देख सकता है, तो वो यहाँ तक देख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर वॉल आ जाएगी, तो वॉल के जितने क्लोज से आप लेकर जा सकते हो उतना क्लोज से आप ले जाओ, और यहाँ पर आप मार्क कर दो वाई, कि यहाँ पर कार उसे सबसे पहले नजर आ जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया इजी। दूसरे पार्ट में है कि प्लेन मिरर को आपने जो है वो प्लेस किया रोड जंक्शन के साइड पर, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि मिरर अब आपने यहाँ प्लेस किया है। अब उन्होंने कहा है कि मिरर जो है आपको हेल्प कर रहा है कि वो कार को देख सकें, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में। ठीक है, तो कार को अभी मूव करके आना नहीं पड़ेगा, आप मिरर के हेल्प से उसको पहले से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी है कि वो आपको किस तरह से रिफ्लेक्शन के थ्रू नजर आएगी। अब यहाँ पर होगा ये कि ड्राइवर तो बिल्कुल सामने की तरफ ही मिरर में ऑब्जर्व करेगा उसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो लाइट रे है वो बिल्कुल आप फ्रंट पे बना दोगे, और कार की तरफ से जो लाइट होगी वो इस तरह से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो नॉर्मल भी इसका टिल्टेड ही बनेगा 90 डिग्री पर, और उससे फिर आपके पास एंगल की मेजरमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से मिरर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, कि बस आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वहां पे ड्रॉ करना होगा, और बस वो इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा रिफ्रैक्शन का अगर आप एक क्वेश्चन देखो,
जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक ब्लॉक है ABCD, और ये ग्लास से बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यानी n की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा n। अच्छा, इसमें एक साइड कर्व है और बाकी साइड्स जो है वो स्ट्रेट है, वो हम डायग्राम में खैर देख भी सकते हैं। तो सारी मार्किंग उन्होंने आपको बता दी, कौन स्ट्रेट है कौन कर्व है। और जो कर्व साइड है वो 1/4 है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का। और उसका जो सेंटर है वो पॉइंट P पर होगा। A ray of monochromatic light enters the block through the curved side AB and strikes side BC at point P. Some light emerges into the air, some is reflected. So what is meant by monochromatic? तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइट का जो कलर है वो सिंगल हो, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो सेम हो, तो वो मोनोक्रोमैटिक होता है। तो लाइट ऑफ सिंगल कलर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई द रे ऑफ लाइट डज नॉट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट एंटर्स द ब्लॉक थ्रू साइड AB। तो यहाँ पर लाइट रे जो एंटर कर रही थी, ये भी सेम वही वाली बात है अभी हमने डिस्कस की थी। तो लाइट ने यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों नहीं किया? ठीक है, तो सेम ये वाला कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, जब 90 डिग्री पर लाइट एंटर करती है सरफेस में, तो वो नॉर्मल के थ्रू पास हो रही होती है, और जब लाइट नॉर्मल पे पास होती है तो उसका कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बनता। ठीक है, लाइट बैंड नहीं होती। तो ये सेम चीज हमने यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए कॉपी पेस्ट करनी है। और उसके बाद जो सी पार्ट है, अब इसमें क्रिटिकल एंगल आ गया। अब क्रिटिकल एंगल जो है बेसिकली वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक पहले करना पड़ेगा, फिर जाके हमें ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से ये है कि इसमें और भी रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें से। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रह गया, और लेंसेस, ये दो चीजें इसमें रहती है। लाइट चैप्टर भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत छोटे हैं। यानी अभी 2 क्लासेस में हमारे पास ये लाइट सेक्शन पूरा, वेव सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ये 3 सेक्शंस आपके पास हो जाएंगे। तो फिर आपके पास इजी 70-75% सिलेबस और पेपर आप कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है।